बीए द्वितीय वर्ष पेपर सेकंड राजस्थान का इतिहास। आप लोग का टॉपिक चल रहा है राजपूत मुगल प्रतिरोध की नीति मेवाड़ के विशेष संदर्भ में, और इसके अंतर्गत महाराणा सांगा आपको पढ़ाया जा रहा है। महाराणा सांगा के अंतर्गत आपको निम्न बिंदु प्रमुख रूप से पढ़ने हैं। महाराणा सांगा की उपलब्धियां, महाराणा सांगा और मालवा, महाराणा सांगा और गुजरात, महाराणा सांगा और दिल्ली सल्तनत, महाराणा सांगा और मुगल बाबर, जिसके अंतर्गत खानवा का युद्ध अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत इससे प्रथम वीडियो में आप लोग महाराणा सांगा की उपलब्धियां और महाराणा सांगा और मालवा, इनके बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। अब आपको महाराणा सांगा और गुजरात, सांगा और दिल्ली सल्तनत, सांगा और मुगल बाबर के बारे में पढ़ाया जाएगा। महाराणा सांगा और गुजरात। गुजरात के साथ भी मेवाड़ की परंपरागत शत्रुता थी। मुगल के शासनकाल में गुजरात और मेवाड़ के मध्य कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन कुंभा के समय दोनों के मध्य प्रत्यक्ष संघर्ष शुरू हो चुका था। महाराणा सांगा और गुजरात, इनके मध्य संघर्ष के प्रमुख कारण क्या थे? गुजरात का सुल्तान मालवा की राजनीति में हस्तक्षेप करता था। गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने मेदिनी राय को मालवा से बाहर निकालने और महमूद खिलजी द्वितीय को पुनः मेवाड़ का सुल्तान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अतः खिलजी को पराजित करने के बाद सांगा गुजरात के सुल्तान को दंडित करना चाहता था। दूसरा कारण था नागौर की समस्या। नागौर राजस्थान के मध्य छोटा मुस्लिम राज्य था। गुजरात के संस्थापक जफर खां के पुत्र तातार खां ने अपने चाचा शम्स खां को नागौर की जागीर प्रदान की थी। प्रारंभ में नागौर के राजा गुजरात के अधीन थे, लेकिन शम्स खां की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार संघर्ष का लाभ उठाकर कुंभा ने इस पर अधिकार कर लिया। सांगा के समय भी नागौर के मुस्लिम राजा मेवाड़ के अधीन थे, लेकिन गुजरात का सुल्तान नागौर के शासकों को अपने अधीन लाने का इच्छुक था, और जो मेवाड़ के साथ संघर्ष करने पर ही संभव था। सांगा के प्रभाव में वृद्धि। सांगा ने गुजरात के संभावित आक्रमणों को विफल करने के लिए सिरोही और बागड़ के शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करके मेवाड़ की दक्षिणी और पश्चिमी सीमा पर सुदृढ़ संगठन बना लिया था। अब सांगा का यह कार्य गुजरात के राजा की विस्तारवादी नीति में बाधक था, और ऐसे में दोनों में वैमनस्य बढ़ गया। सांगा भी अपनी साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, गुजरात का राजा भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, तो विस्तारवादी नीति भी इनके मध्य संघर्ष का कारण थी। इधर गुजरात के राजा भी मुस्लिम थे और राणा सांगा हिंदू धर्म और संस्कृति का संरक्षक था, तो ऐसे में भी इनके मध्य युद्ध का कारण या युद्ध होना प्रमुख था, तो दोनों के मध्य युद्ध होना ही था। और सबसे प्रमुख कारण था ईडर। ईडर के उत्तराधिकार के संदर्भ में आप लोग पढ़ चुके हैं कि भारमल की सहायता के लिए गुजरात की सेना आई, तो रायमल की सहायता के लिए मेवाड़ की सेना आई, और रायमल और भारमल के गृह युद्ध ने इन दोनों में ही आपस में युद्ध कर दिया। गुजरात का राजा मुजफ्फर शाह मेवाड़ के विस्तार के लिए ईडर में अपने समर्थक को गद्दी पर बिठाकर अपने प्रभाव में लाना चाहता था। दूसरी ओर सांगा भी गुजरात से होने वाले आक्रमणों को रोकने के लिए ईडर पर अपने समर्थक को बिठाना चाहता था। गुजरात का राजा भारमल को बिठाना चाहता था और मेवाड़ रायमल को गद्दी पर बिठाना चाहता था। जब भारमल गुजरात की सेना की सहायता से जीत गया, तो रायमल को पहाड़ों की ओर जाना पड़ा, और उसने ईडर को प्राप्त करने के लिए भारमल के ऊपर छापामार प्रणाली से युद्ध जारी रखा। निजामुल मुल्क जैसे ही वापस लौटा, रायमल ने फिर से ईडर पर अधिकार कर लिया। अतः गुजरात के राजा ने जहीर उल मुल्क को ईडर के विरुद्ध भेजा, लेकिन जहीर उल मुल्क पराजित हुआ।
तो ऐसे में गुजरात के सुल्तान ने रायमल को परास्त करने के लिए मलिक हुसैन को भेजा और मलिक हुसैन ने ईडर पर अधिकार कर लिया और अब भारमल को गद्दी देने के स्थान पर मुबारिज उल मुल्क को ईडर दिया और उसके बाद वो वापस लौट आया। जैसे ही ईडर से वापस लौटा, ये कहा जाता है, कुछ उक्तियां इस संदर्भ में हैं। वीर विनोद में श्यामल दास ने लिखा है कि जब सुल्तान वापस लौट रहा था तो ईडर के दरवाजे पर उसने एक जानवर का नाम सांगा रखकर उसे बधवा दिया और इसी से अपमानित होकर सांगा ने यहाँ आक्रमण किया। कुछ विद्वान कहते हैं कि मुबारिज उल मुल्क ने भरे दरबार में सांगा के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया था, इसलिए सांगा ने आक्रमण किया। वस्तुतः रायमल की सहायता के लिए या अपने प्रभाव में वृद्धि के लिए गुजरात को नियंत्रित करने के लिए सांगा ने ईडर पर आक्रमण किया। 1520 ईस्वी में राणा सांगा ने एक बड़ी सेना लेकर ईडर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में सिरोही के राजा से उसने कर लिया और डूंगरपुर की ओर बढ़ा। डूंगरपुर का राजा भी उसके साथ हो गया। जब राणा सांगा के आक्रमण की सूचना मुबारिज उल मुल्क को मिली तो उसने गुजरात से सैनिक सहायता मांगी, लेकिन गुजरात से उसे कोई भी सैनिक सहायता नहीं मिल पाई। सांगा जब ईडर के पास पहुंचा तो मारवाड़ का राठौर राजा गांगा भी ईडर पहुंच गया। जब राजपूतों की यह संयुक्त सेना मुबारिज उल मुल्क को आते हुए दिखी तो वो ईडर छोड़कर भाग गया और सांगा ने रायमल को फिर से ईडर की गद्दी पर बिठा दिया। लेकिन सांगा इस बार शत्रु की शक्ति को पूर्णतया खत्म करना चाहता था और इसीलिए उसने ईडर विजय के बाद अहमदनगर की ओर प्रस्थान किया। ये कहा जाता है, राजपूती स्रोतों के अनुसार कि घमासान युद्ध के बाद राणा सांगा का अहमदनगर पर अधिकार हो गया और उसने अहमदनगर और बड़नगर को लूटा और उसके बाद राणा सांगा वापस चित्तौड़ लौट आया। राणा सांगा के हाथों अपनी पराजय से गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर शाह क्रोधित हुआ। मुबारिज उल मुल्क के इस तरह से भागाने पर वह क्रोधित हुआ और अपनी पराजय का बदला लेने के लिए उसने सोरठ के हाकिम मलिक अयाज और अन्य सेनापति किवा उल मुल्क को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। 1521 में गुजरात की सेना मोडेसा आ गई और उन्होंने डूंगरपुर पर आक्रमण किया। डूंगरपुर का राजा रावल गज्जा लड़ते हुए मारा गया। डूंगरपुर, सागवाड़ा, बांसवाड़ा आदि में लूटमार करती हुई गुजरात सेना मंदसौर पहुंच गई। मालवा का राजा महमूद खिलजी द्वितीय भी इस समय गुजरात की सेना से मंदसौर में आ मिला। जब राणा सांगा को इसकी सूचना मिली तो राणा सांगा मंदसौर से 20 मील दूर नांदसा नामक स्थान पर पहुंचा और वहां अपना शिविर डाला। इधर मलिक अयाज ने मंदसौर की घेराबंदी कर ली, लेकिन उन्हें दुर्ग को जीतने में सफलता नहीं मिली। इधर मलिक अयाज और महमूद खिलजी द्वितीय इनमें भी आपसी मनमुटाव था, तो राणा सांगा ने अपनी कूटनीति का प्रयोग किया और महमूद खिलजी द्वितीय को उसने अपनी ओर मिला लिया। इस समय महाराणा सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय को उसका जो धरोहर के रूप में पुत्र रखा था वो वापस लौटाने की बात कही और इस तरह से महमूद खिलजी द्वितीय वापस लौट गया। जब महमूद खिलजी द्वितीय वापस लौटा तो मलिक अयाज को लगा कि वो कमज़ोर है और मलिक अयाज भी बिना युद्ध किए अहमदाबाद लौट गया। गुजरात के सुल्तान ने उसे काफ़ी फटकारा। मुस्लिम इतिहासकार ये कहते हैं कि सांगा ने धन देकर गुजराती सेना को लौटाया था, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि गुजराती सेना को प्रारंभिक किसी भी अभियान में जब सफलता प्राप्त नहीं हुई तो ऐसे में मलिक अयाज जो था वो वापस लौट गया। गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि मलिक अयाज युद्ध में पराजित हुआ था और उसी के पश्चात शायद वो वापस लौटा होगा। वस्तुतः गुजरात का सुल्तान अपने प्रयत्नों के बावजूद भी मेवाड़ के किसी भी भाग पर अधिकार नहीं कर पाया और उसे वापस लौटना पड़ा। इसके पश्चात गुजरात में उत्तराधिकार संघर्ष के कारण अव्यवस्था उत्पन्न हो गई और सांगा को वहाँ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया। गुजरात के सुल्तान पद का दावेदार बहादुर खां लंबे समय तक सांगा के आश्रय के रूप में वहाँ रहा, यानी कि सांगा गुजरात को अपने पक्ष में लाने में सफल रहा। अब पढ़ते हैं चौथा बिंदु, महाराणा सांगा और दिल्ली सल्तनत।
दिल्ली के राजाओं की ये नीति रही थी कि संपूर्ण उत्तर भारत को अपने अधीन रखना है। तो ऐसे में राजस्थान पर भी दिल्ली के राजाओं का आक्रमण निरंतर रहा था। आप लोग इससे पहले कुंभा आदि के काल में भी पढ़ चुके हैं कि दिल्ली के द्वारा आक्रमण होते रहे, लेकिन जब दिल्ली की स्थिति कमज़ोर हो गई तो इस कमज़ोर स्थिति का लाभ राजस्थान के राजाओं ने उठाया और उन्होंने अपनी क्षेत्रों में अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। सांगा के राज्यारोहण के समय दिल्ली सल्तनत पर सिकंदर लोदी का शासन था, लेकिन सिकंदर लोदी निर्बल था और इसीलिए महाराणा का विरोध नहीं कर पाया। आंतरिक समस्याओं में भी वह उलझा रहा। डॉक्टर ओझा का कहना है कि सिकंदर लोदी की निर्बलता का लाभ उठाकर सांगा ने मेवाड़ के समीप के दिल्ली के जो अधीनस्थ क्षेत्र थे उन पर अपने अधिकार कर लिया और उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। सिकंदर लोदी कोई विरोध नहीं कर पाया। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी दिल्ली का राजा बना। इब्राहिम लोदी विस्तारवादी नीति को मानने वाला था और इसीलिए राजा बनते ही उसने महाराणा सांगा पर आक्रमण कर दिया। महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य संघर्ष के प्रमुख कारण क्या थे? महत्वाकांक्षा। दोनों ही राजा महत्वाकांक्षी थे। दोनों अपने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार चाहते थे और राज्य विस्तार के लिए हमेशा ही उपयुक्त जो क्षेत्र होता है वो पड़ोसी राज्य होता है। तो ऐसे में जब सल्तनत और मेवाड़ की सीमाएं आपस में टकराईं, जब इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर, चंदेरी इत्यादि को जब जीत लिया तो इनमें युद्ध होना स्वाभाविक था। इनकी विस्तारवादी नीति। सिकंदर लोदी के अंतिम समय में महाराणा सांगा ने दिल्ली सल्तनत के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर अपने साम्राज्य को बयाना तक बढ़ा लिया था, और इसके पश्चात जब उसका साम्राज्य बढ़ गया तो ऐसे में सांगा ने दिल्ली सल्तनत को स्पष्ट चुनौती दे दी और इसीलिए जब इब्राहिम लोदी राजा बना तो इब्राहिम लोदी आंतरिक समस्याओं से हटते ही सांगा के विरुद्ध बढ़ा। इधर मालवा की जो स्थिति थी, मालवा पर अधिकार करने के लिए इब्राहिम लोदी लालायत था। इधर सांगा भी चाहता था कि मालवा उसका अधीनस्थ बना रहे। तो ये सारे कारण थे जिनकी वजह से दोनों के मध्य युद्ध होना स्वाभाविक था। इनके मध्य जो पहला युद्ध हुआ है वो हुआ है खातौली का युद्ध 1517 या 18 ईस्वी में। राजपूती स्रोतों के अनुसार 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी ने एक विशाल सेना लेकर मेवाड़ पर आक्रमण किया। बूंदी के निकट खातौली नामक स्थान पर दोनों के मध्य युद्ध हुआ जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। इब्राहिम लोदी के अनेक सैनिक मारे गए। उसका एक शहजादा बंदी बनाया गया, हालांकि उसे कुछ समय बाद छोड़ दिया गया। इस युद्ध में राणा सांगा भी घायल हुआ। उसका एक हाथ कट गया और पैर में तीर लगने से वह लंगड़ा हो गया। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इस युद्ध में राणा की विजय संदिग्ध थी। हालांकि ये माना जाता है कि खातौली युद्ध में सांगा जीता और इस युद्ध के बाद सांगा ने तोड़ा भीम में अपना शिविर लगाया। इसके पश्चात महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य बाड़ी का युद्ध हुआ। खातौली युद्ध की पराजय दिल्ली सल्तनत के लिए शर्मनाक थी। अहमद यादगार के अनुसार इब्राहिम ने सांगा के हाथों खातौली में हुई अपनी पराजय का बदला लेने के लिए मियाँ माखन के नेतृत्व में 40,000 अश्वारोहियों की सेना को राणा के विरुद्ध भेजा। लेकिन इब्राहिम जो था वो शंकालू भी था और इसीलिए शाही सेना के 2 सेनानायक थे, मियाँ हुसैन फरमूली और मियाँ मासूफ फरमूली। उन पर इब्राहिम को शक हो गया कि वो राणा सांगा के साथ मिले हुए हैं और उसने मियाँ माखन को एक गुप्त संदेश भेजा कि वो हुसैन फरमूली और मासूफ फरमूली को बंदी बना ले। लेकिन हुसैन फरमूली और मासूफ फरमूली को पहले ही इस कार्रवाई के बारे में पता चल गया और इसीलिए वे दोनों शाही सेना को छोड़कर सांगा की सेना के पक्ष में चले गए और इस परिस्थिति का लाभ सांगा ने उठाया और सांगा ने धौलपुर के निकट बाड़ी नामक स्थान पर शाही सेना पर आक्रमण कर दिया। शाही सेना बुरी तरह पराजित हुई और वह भाग खड़ी हुई। कुछ साक्ष्यों में राणा की पराजय का उल्लेख प्राप्त होता है, हालांकि यह सत्य नहीं है क्योंकि मुस्लिम लेखकों और बाबर ने अपनी बाबरनामा में धौलपुर युद्ध में राजपूतों की विजय का उल्लेख किया है। इस युद्ध में सांगा की विजय का उल्लेख करने वाले मुस्लिम लेखकों ने राणा की इस विजय के लिए मियाँ हुसैन के विश्वासघात को उत्तरदायी माना है।
हालांकि युद्ध में मियां हुसैन ने क्या भूमिका निभाई इसके लिए वे स्वयं भी एक मत नहीं है। अहमद यादगार ये कहता है कि राणा की ओर से युद्ध तो लड़ा लेकिन निष्क्रिय रहा। वस्तुतः ये माना जाता है कि यह जो युद्ध हुआ, बाड़ी का युद्ध, इस युद्ध में सांगा विजयी हुआ और सांगा का अधिकार हो गया। दिल्ली सल्तनत के बयाना तक के क्षेत्र पर सांगा का अधिकार हो गया और जिससे मेवाड़ की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। 1521 से लेकर 1526 ईस्वी तक का जो समय था वो राणा सांगा की शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। मालवा, गुजरात और दिल्ली के सुल्तानों पर विजय प्राप्त करके राणा सांगा ने संपूर्ण उत्तरी भारत में अपनी वीरता की धाक जमा दी थी। उसकी वीरता और सैन्य शक्ति से प्रभावित होकर राजस्थान के अनेक नरेशों और सामंतों ने राणा सांगा का नेतृत्व स्वीकार कर लिया था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि दिल्ली के सुल्तानों को पराजित करने से राजनीतिक धुरी मेवाड़ की ओर घूम गई और सभी शक्तियां, देशी तथा विदेशी, सांगा की शक्ति को मान्यता देने लगी। मेवाड़ की शक्ति की यह चरम सीमा थी। राणा सांगा इन विजयों से राजपूत संगठन का नेता स्वीकार कर लिया गया और उसके व्यक्तित्व में हिंदू शौर्य की आभा दैदीप्यमान हो चली थी। इस युग में मेवाड़ उत्तरी भारत की संगठित शक्ति का प्रतीक था और किसी साम्राज्य निर्माता के लिए सांगा से संघर्ष किए बिना भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना कठिन था और शायद यही कारण रहा कि महाराणा सांगा और बाबर के मध्य भी आगे चलकर खानवा का युद्ध हुआ। खानवा युद्ध के बारे में आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।